हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ ज़रा जय हिंद दे दो। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। जल्दी से आ जाओ। अरे यार, जस्ट वन सेकेंड। मेरे को ना बड़ा छोटा दिख रहा है सब ये। हाँ जी, ठीक है भाई लोग। तो आज एक ना बहुत बड़ा सेशन आपका होने वाला है यूट्यूब पे। उसके बारे में भी बात करेंगे और आज हम रूट वर्ड्स भी पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं यूट्यूब सेशन के बारे में, क्योंकि आज का यूट्यूब सेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के यूट्यूब सेशन में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सच में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस और 8 यूनिवर्सल रूल्स आते हैं या नहीं। 7 बजे 7 PM तुम्हारी क्लास है। 7 PM। और जिसको भी ये लगता है कि अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाए, 8 यूनिवर्सल रूल्स आ जाएं, या फिर टेंसेस में से कुछ भी आ जाए, या फिर रूट वर्ड्स में से कुछ आ जाए, मैं फोड़ दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज शाम का 7 बजे का सेशन है आपके लिए। अच्छा, इस सेशन में ना आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। मैं जब भी यूट्यूब पे आता हूँ ना, तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के भी मैं कुछ चीज़ें नई ज़रूर देता हूँ जो एक्स्ट्रा होता है। तो ये उन बच्चों के लिए होता है कि ठीक है यार, वो बच्चा वहाँ भी पढ़ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए। तो रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चंस आपको जो होंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, उसमें वैरायटी होगी। वैरायटी का मतलब है फिल इन द ब्लैंक भी मिलेंगे उसमें, मैच द फॉलोइंग भी मिलेंगे, जो तुम्हारा एनडीए का पैटर्न आता है। एनडीए पैटर्न होगा उसमें, और एनडीए लेवल होगा। मैं लेवल थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा एनडीए से, सीडीएस के करीब लेवल मैंने इसका रखा है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो टफ क्वेश्चंस होंगे, आपको वैरायटी मिलेगी, सेम पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग तरह के भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और 10% न्यू क्वेश्चंस भी होंगे। 10% आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है। तो ये भी आप तभी भी देख सकते हैं। और चौथी और आखिरी चीज़ क्या है, ये क्लास आपको आपका लेवल बताएगी, है ना। हिंदी हिंदी में कहें तो आपको पता चलेगा आपकी औकात क्या है अंग्रेजी में, है ना। इन 200 नंबर की जो तैयारी करने के लिए आपने बेड़ा उठाया है, उस बेड़े में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें सिर्फ आप ही नहीं, आपका कोई दोस्त है जिसको लगता है उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो आपसे कहता है अरे भैया हम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, अरे हम सारी अंग्रेजी बना देते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको इस क्लास में बुला लेना। बेसिक सी क्लास है और बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, चलो जी। तो क्लास की ड्यूरेशन जो होगी वो अराउंड 7 PM to 9 PM मान के चलिए, 2 घंटे हैं। 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 7 to 9 तो क्लास आपकी चलेगी, तो 2 आवर्स की क्लास होगी। ठीक है। तो जिन बच्चों का बैकलॉग है बेसिकली उनके लिए ही ये क्लास है, ताकि वो एक क्विक रिवीजन कर ले। ठीक है। अब देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि 2 घंटे में इतना सब तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल रिवीजन कराया जा सकता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक चीज़ों का जो जो आपको अब तक पढ़ाई गई है उन सब का रिवीजन आपको कराया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, खुला चैलेंज है।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दैट्स इट, कोई बात नहीं है। जो जिनको मैथ्स की क्लास लेनी है, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैथ्स की क्लास ले लेना। ठीक है, और इसको रिकॉर्डेड देख लेना। ये तुम्हारे ऊपर होता है यार, ये चीज़ें कोई हमें थोड़ी बताने वाली है, ये तो तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, जिनकी जो जिनको लगता है मैं मैथ्स की रिकॉर्डेड देख लूँगा, तो वो यहाँ लाइव देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचेंगे इसको रिकॉर्डेड देख लूँगा, ठीक है, और वो मैथ्स की लाइव ले लेंगे। तो ये आपके ऊपर होता है, आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाया है, आपकी मैथ्स कैसे चल रही है, आपकी इंग्लिश कैसे चल रही है, ये सब सब आपके ऊपर होता है ना, कि आप अपने हिसाब से उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इसका मैंने तुम्हें बिल्कुल दिया। ठीक है। तो मैंने मॉडल ही नहीं पढ़ाए हैं ना, मॉडल पढ़ाए थोड़ी हैं तुम्हें जो डेयर और नीट करवाऊंगा। ठीक है, जो नहीं कराया है उसकी चिंता नहीं करनी है। मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, जो नहीं कराया उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अभी सिलेबस तुम्हारा 25% भी नहीं हुआ है, 20% भी सिलेबस नहीं हुआ है। तो ये तो सोचना ही नहीं कि सर ने ये नहीं करवाया है, तो अभी तो हुआ ही क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका कर्तव्य यह है कि जो करा दिया है वो अच्छे से आता है, या उसमें बर्बाद हो। जो करा दिया अगर तुम उसमें बर्बाद हो तो बर्बादी चुप रही है तुम्हारे कदम। जो नहीं करवाया उसकी तुम्हें चिंता ही नहीं करनी है। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम कमेंट बॉक्स करते हैं बंद, और आज के इस टॉपिक पे करते हैं बात। रूट वर्ड्स आज हम आपके साथ करने वाले हैं। रूट वर्ड्स में आज आप मेरे साथ सबसे पहले तो करेंगे रिवीजन ऑफ द ओल्ड रूट्स, न्यू रूट वर्ड्स। उसके बाद इन न्यू रूट वर्ड्स पे एक तरह का रिवीजन कह लो या क्वेश्चंस कह लो। क्वेश्चंस रूट वर्ड्स के अक्सर आसान होते हैं। ठीक है, और लास्ट में एडिशनल वोकेबलरी। तो ये आज की क्लास का आपका फ्लो होने वाला है। तो आइए ज़रा फटाफट चलते हैं, और आप मेरे को बताने वाले हैं बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ कि अभी तक कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो जो भी रूट वर्ड्स आपको मैंने कराए हैं वोकैबलरी के थ्रू, लास्ट में कराए हैं, ठीक है, लास्ट में जो एडिशनल वोकैबलरी देता हूँ उसमें कराए हैं, ये स्पेशल क्लास जो आपकी रूट वर्ड्स की हुई थी क्लास 1, उससे मैंने आपको कराया है। तो वॉट एवर वी हैव डन बाय नाउ यू हैव टू टेल मी दैट, कि वो कौन कौन से हैं जो हमने अभी तक कर लिए हैं। तो ज़रा चीते की फुर्ती के साथ बता दो। ठीक है, लिखना शुरू कर दो, मैं तुम्हारा लिखा हुआ यहाँ कॉपी कर दूंगा, वही बताने जो मैंने करा दिया। फोबिया, लॉजी, अच्छा जी, फोबिया कराया आपको, फोबिया करा दिया है, लॉजी करा दी है। देन लॉक, LOQ करा दिया है, EU करा दिया है, EU करा दिया है, और यही कराए हैं बस। अच्छा, क्रेसी भी कराए हैं कुछ क्या? एक बच्चा क्रेसी लिख रहा है, कुछ क्रेसी भी कराए हैं क्या? सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना है। हाँ, थोड़े बहुत ग्राफी कराए हैं, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस तुम्हारा कम है वैसे। सर कम करा दिए, सच बताओ, सर कम करा दिए। हम्म, कमज़ोर बच्चा है यार ये हमारा। ये जो तुम ही बच्चे हो, तुम्हारे लिए बैकलॉग की क्लास अलग से लगाने पड़ी। अगर पूछ भी लो कि क्या क्या करा दिया तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है बेचारा बच्चा, खुद ही जाना पड़ेगा टीचर को देखने के लिए कि क्या क्या। And welcome to Defense Wala. Can you listen?
हम्म, बहुत सारे कराए हैं तुम्हें। फोबिया कराया है तुम्हें, लॉजी कराई है तुम्हें, आर्को कराया है तुम्हें, जियो कराया है तुम्हें, छोटे छोटे कई सारे कराए हैं तुम्हें, LOQ कराया है। ठीक है, मेनली ये वाले कराए हैं। इसके बाद सरकम से कुछ वर्ड तुम्हें करा दिए हैं, EU से तुम्हें कुछ वर्ड करा दिए हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज कुछ नए वर्ड्स हम चलते हैं, कुछ नए वर्ड्स की तरफ कर चलते हैं। एक बार जो पुराने वाले नोट्स हैं उन्हें देख लेना, चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक रूट वर्ड होता है हमारे पास DIC या फिर DICT, जिसका मतलब राइट से होता है। ठीक है, कुछ राइट कर देना, लिख देना, कुछ कह देना, है ना, राइट वाला सेंस देता है, लिखने वाला या स्क्राइब वाला सेंस देता है। ठीक है, इससे कई सारे वर्ड आ जाते हैं हमारे, जैसे इंडिक्ट, जैसे डिक्शनरी, जैसे डिक्टेट, है ना, सब में आपको DIC या DICT दिखेगा। ठीक है, डिक्टेट, इंडिकेट, प्रिडिक्ट, वर्डिक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे कौन है, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं लिखने से आता है, कहीं ना कहीं किससे आता है, लिखने से। जैसे जब हम नीचे से अगर शुरू करें, आपके स्कूल में एक वो होता था ना कि इमला इमला बोलती थी मैडम, बोलती रहती थी, आप लिखते रहते थे, तो मैडम क्या करती थी, डिक्टेट करती थी, डिक्टेट या फिर डिक्टेशन। तो डिक्टेशन आपका नाउन हो जाता है और डिक्टेट इसी का वर्ब हो जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये कुछ वर्ड और हमने लिख लिए। तो देखिए, जब भी आप कहते हैं इंडिक्ट, तो इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ मुकदमा लिख रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, तो इंडिक्ट इज टू चार्ज समवन, किसी पे चार्ज लगाना, है ना, इंडिक्ट करना उसे। या फिर एक और वर्ड, एक्यूज कह सकते हो, एक्यूज, आरोपी लगाना, आरोप लगाना, किसी के खिलाफ कुछ आरोप लिख देना, इंडिक्ट कर देना। अब डिक्शनरी आप जानते हैं, मतलब अ बुक टू सी वर्ड्स। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसी वर्ड जिसमें सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो एडिशन अ बुक इन विच मैनी वर्ड्स आर रिटन, या अ लॉट ऑफ वर्ड्स, या ऑलमोस्ट एवरी वर्ड इज रिटन, दैट इज डिक्शनरी। डिक्टेट करना, डिक्टेशन देना, आपकी मैडम करती थी, आपको प्रैक्टिकली इस चीज को पता है कि क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला लिख रहा है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, इमला कहते हैं। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, कह सकते हैं the choices of words in a speech,
एक स्पीच में जो चॉइसेस ऑफ वर्ड होते हैं आपके, उसे आप डिक्टेट करना या डिक्टेशन बोल सकते हैं। इंडिकेट, 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 तो यहाँ पे ये जो है ना, से, स्क्राइब या राइट, इसे आप से भी मान सकते हैं। से या स्पीक वाला सेंस भी बहुत बार ये आपको देता है। से, स्कीप या राइट, मतलब किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करके अपनी बात बता देना। इस डिक या डिक्ट। तो इंडिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव हिंट, इंडिकेट करना या साइन देना किसी चीज का। तो अगेन वो या तो आप कहेंगे या फिर लिख कर बताएंगे। ठीक है, जैसे होते हैं ना, माइल्स स्टोन पे लिखा होता है, इंडिकेट करते हैं वो एरो साइन से। प्रिडिक्ट, प्री का मतलब होता है पहले, डिक्ट का मतलब है किसी चीज के बारे में पहले ही कह देना या पहले ही कह लिख देना। तो प्रिडिक्ट मीन्स टू फोरसी, पहले ही देख लेना, या फिर प्रोफेसी करना। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी कर देना किसी चीज की, या फिर फोर्सी कर लेना, प्रेडिक्ट कर लेना। वर्डिक्ट क्या होता है? ठीक है, वर्डिक्ट, वर कहां से आया? ये वर्ड वर्ड आया वेरासिटी से। वेरासिटी होती है ट्रूथफुलनेस। अभी हम आगे करेंगे ये वर्ड, वी ई आर वर्ड, या वी ना, इसका मतलब हमेशा राइट करने से होता है, लिखन ओ सॉरी, सच से होता है, सच, सच से। तो सच लिखना। वर्डिक्ट क्या होता है? जो फैसला आता है कोर्ट से, उसे वर्डिक्ट कहते हैं। तो वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? जजमेंट देना, कोई सही बात कहना। इस वर्डिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन से मिला। कॉन्ट्रा जहां भी आता है इसका मतलब होता है अगेंस्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो गया? टू से, या फिर राइट अगेंस्ट। समझ रहे हो? डिक्ट का उल्टा कॉन्ट्राडिक्ट, क्या मतलब? कुछ कैसे कह सकते हैं कि आप किसी चीज के खिलाफ जा रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं, जैसे आप किसी फिलोसफी के खिलाफ जा रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट करना। किसी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है। अब इसी में आ जाता है हमारा वर्ड जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन या फिर एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है टू प्रोक्लेम लीगली। ये दोनों टर्म्स जो है ना, ये लीगल टर्म्स हैं। तो एडिक्ट का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, ये एक बेसिकली ये ऑफिशियल पब्लिक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो प्रोक्लेम लीगली, ये ऑफिशियल ऑफिशियल पब्लिक ऑर्डर होता है एडिक्ट। ठीक है। और लास्ट वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है किसी को अथॉरिटी देना, कि वो लीगल, जूरिस्प्रूडेंस बोल रहा है। जूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी को अथॉरिटी देना, कि वो लीगली तुम्हारी तरफ से बोले ना। जैसे कोर्ट वगैरह में ये रहता है कि तुमने किसी को लीगल ऑर्डर दिया है कि भाई मैं, जैसे तुम्हारा जो लॉयर होता है उसको लीगल ऑर्डर होता है कि वो तुम्हारी तरफ से बोले, तो उसे हम बोलते हैं जूरिसडिक्शन। ठीक है, नीचे लिख देते हैं जूरिसडिक्शन। लीगल मैटर्स में बोलने की अथॉरिटी को हम जूरिसडिक्शन कहते हैं। सारे के सारे समझ में आ गए हैं तो बता दीजिए, किसी वर्ड पे डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ या खाज है तो पूछ लीजिए।
डन, ठीक है जी। हाँ, प्रेडिक्ट का मतलब है जैसे तुमने पहले कह दिया अरे इंडिया जीत जाएगी, वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाएगी, प्रेडिक्ट कर दिया, फोर्स ही कर लिया, तुम्हें पता है। चलो नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला रूट वर्ड है भाई तुम्हारे पास BELL, बेल ना। इसका मतलब आता है वॉर करने से या फिर आता है फाइट करने से। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे बेलिकोस, जैसे बेलिजरेंट, जैसे बेलीपोटेंट, यहां से काफी वर्ड मिलेंगे आपको, एंटेबैलम, या फिर पोस्ट बैलम, बैलोना। कॉसस बिले, ये एक फॉरेन वर्ड है। तो आइए जरा इसको समझते हैं। तो जो पहला वर्ड है बेलिकोस, तो बेलिकोस का क्या मतलब होता है? बेलिकोस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो लड़ाई के लिए तैयार रहता है हमेशा, मतलब पर तलवार वरवार लेके, या हमेशा जेब में कोई पिस्टल रखता है, या वो एक पंच आता है वो रखता है, कुछ नानचिक रखता है, हाँ ना, रेडी टू फाइट होता है। बेलिकोस कौन होता है? समवन हु इज रेडी टू फाइट इज बेलिकोस। और बेलिजरेंट कौन होता है? बेलिजरेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव, पग्नेशियस, वॉर लाइक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बेल आपको पता चल गया वॉर या फाइट है। पोटेंट का मतलब पोटेंशियल से आता है, पोटेंशियल मतलब पावर। तो बेली पोटेंट का मतलब होता है समवन हु इज माइटी इन वॉर, जो वॉर में बड़ा खतरनाक है। जैसे उसको दिखाया था भल्लाल देव को, वो कौन सी मूवी थी वो, बाहुबली में दिखाया भल्लाल देव को, उनने आगे खतरनाक अपना रथ बनाया था, जा रहा था ऐसे काटता हुआ जा रहा था सबको। तो बेली पोटेंट का मतलब है समवन हु इज माइटी इन वॉर, जो वॉर में बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, और एंटे, एंटे का मतलब होता है बिफोर। जहां भी वर्ड आ जाए एंटे, एंटे का मतलब याद रखो, एंटे का मतलब बिफोर होता है। तो एंटेबेलम का मतलब होता है बिफोर वॉर। अब किसी स्पेसिफिक वॉर की बात हो रही है, बेसिकली ये वर्ड आया अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। ठीक है, जब देखा गया कि एंटेबेलम पोजीशंस क्या थी, एंटेबेलम मतलब वॉर से पहले क्या हालात थे, क्या क्या कंडीशन थी, लोग कैसे जीते थे। ठीक है, तो वो एंटेबेलम हो गया। और फिर उसके बाद जब वॉर हो गई, उसके बाद क्या हाल हुआ अमेरिका का, दैट इज पोस्ट बैलम। मतलब पोस्ट मतलब आफ्टर, आफ्टर वॉर। पोस्ट पेड कनेक्शन होता है ना तुम्हारा, पोस्ट पेड बाद में पे करते हो, तो आफ्टर वॉर, पोस्ट बाद में और एंटे पहले, ये दोनों ही रूट वर्ड है। अच्छा, बेलोना, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ वॉर। तो उसका मतलब कौन है? ये युद्ध की देवी है। समझ रहे भाई सब, युद्ध की देवी है ना, लड़ने को तैयार है। जरा तुमने छेड़ दिया ऐसे, ये एकदम जंग छेड़ देगी। बेलोना युद्ध की देवी है। कॉसस बैली, कॉसस बैली का क्या मतलब है? कॉसस बैली इज अ फॉरेन वर्ड जिसका मतलब होता है, जैसे पहले ज़माने में वॉर वॉर होने से पहले क्या करते थे कि एक लेटर वेटर जाता था कि भाई सब मत लड़ो, ठीक है, संधि कर लो, ठीक है, हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं, चार तुम हमारी मान लो। ठीक है, या फिर ये बताया जाता था कि चलो ठीक है वॉर हो रही है, रात में नहीं लड़ेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सोल्जर अगर मिल जाएगा उसे टॉर्चर नहीं करेंगे, ये सारी बातें। तो दैट इज कॉसस बेली। कॉसस बेली का मतलब होता है प्री टेक्स्ट ऑफ वॉर, प्री टेक्स्ट ऑफ वॉर, वॉर से पहले कोई टेक्स्ट भेजना, कोई मैसेज भेजना, दैट इज प्री टेक्स्ट ऑफ वॉर, कॉसस बेले। ठीक है, तो जहां भी वर्ड आता है बेल, बेल का मतलब किससे हो जाता है? फाइट या वॉर से हो जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड?
बेलीजियम तो कोई वर्ड नहीं होता, हमने आज तक सुना नहीं, बेलीजियम लिख रहा है भाई। तुम्हें पढ़ाने के लिए ना एक कोड़ा होना चाहिए, कोड़ा। कोड़ा जानते हो? हाँ, एक लिख रहा है, एक तो रिपीट की स्पेलिंग आज तक आई नहीं तुम लोगों को, और जो रिपीट की स्पेलिंग वाला लिखता है उसका तो मैं कभी रिपीट ही नहीं करूंगा। रिपीट की स्पेलिंग लिखते हो, रिपीट, 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 इतनी बना दी है तुमने। इतनी स्पेलिंग्स बना रखी है तुमने रिपीट की, अपनी बना लेते हो तुम। जो स्पेलिंग तुम्हें नहीं आती तुम अपनी बना लेते हो। साला कहाँ मेहनत करेंगे, नई स्पेलिंग सीखेंगे, अपनी बना लेंगे हम। ये तो पता ही है ना, बात टीचर को समझ में आना चाहिए, इतना हो जाता है। क्योंकि टेस्ट में ऐसा नहीं है तुम में से कोई चैटिंग नहीं करता होगा, टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजते होगे, पर उसमें तुमने अपने आप को बर्बाद कर रखा है। ये जो तुम व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, या कोई भी मैसेंजर यूज़ करते हो, और मैसेंजर में जो तुम चैटिंग करते हो और लिखते हो, ये वाले जो लिखते हो ना तुम, हाय, ओके, ओ एम जी, आर ओ एफ एल, एल ओ एल, समझ रहे हो? तो ये जितने भी है ना, इन्हीं ने तुम्हारी जिंदगी और स्पेलिंग्स बर्बाद की है। अगर तुमने इन वर्ड्स को पूरा लिखा होता ना, पूरा लिखा होता, और भी जितने तुम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो, इनको अगर तुम पूरा लिखते ना, तो तुम्हारी स्पेलिंग्स कभी खराब ही नहीं होती। हमारे ज़माने में भी लेटर लिखते थे हम, हमारे ज़माने में भी हम चैटिंग करते थे, लेकिन ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप इतना नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब हम कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ता, तमीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता था क्या स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो हमें स्पेलिंग्स इसलिए याद हो गई। तो क्या है, ऑटो करेक्ट तुमने वैसे ही लगा रखा है, जो स्पेलिंग होगी वो करेक्ट कर देगा। तो इसलिए तुम्हारी स्पेलिंग सही नहीं होंगी आसानी से। सही करने का तरीका यही है कि ऑटो करेक्ट एक तो बंद कर दो फ़ोन के अंदर अपने। ऑटो करेक्ट तुम्हारे फ़ोन में होना ही नहीं चाहिए कभी। लिखो तो गलत स्पेलिंग लिख दो, बेइज्जती करवाओगे तो बेइज्जती तुम्हें सिखाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे तुम इज्जत से सीखने वाले हो नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। जो इज्जत से सीखने वाले हैं उन्होंने सीख लिया है। अगला देखो, अगला आता है तुम्हारा बेल, तुम्हारा हो गया। अब बेल के बाद मॉर्फ देख लेते हैं। ये वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब शेप से होता है। जैसे वर्ड आपने सुना होगा, एमॉर्फियस, मॉर्फियस, मॉर्फिन, मेटामॉर्फोसिस, पॉलीमॉर्फ। ठीक है, तो इन सब का मतलब कहीं ना कहीं किससे आता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं शेप से आता है। मॉर्फोलॉजी, डायमॉर्फिक, एंथ्रोमो एंथ्रो एंथ्रोपोमॉर्फिक, कितना सारा रूट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे किससे आ गए? मॉर्फ से आ गए। और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? शेप से होता है। इसमें से एक वर्ड मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। कौन सा था? ये वाला, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है? अमॉर्फस का मतलब होता है, आ लग गया ना, जैसे एब नॉर्मल होता है बदल देता है, आ लग के बहुत बार नॉट हो जाता है। तो अमॉर्फस का मतलब हैविंग नो डेफिनेट शेप। कोई ऐसी चीज जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं, दैट इज अमॉर्फस।
ना, एमॉर्फस। अब मॉर्फियस, एक मूवी आई थी बड़ी फेमस और बड़ी शानदार मूवी है, 90s में आई थी, पर जब मैंने देखी थी 2000 में, 2008-9 में देखी थी, तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर कम अक्रॉस। मैट्रिक्स नाम है उसका। उसमें एक बंदा दिखाया मॉर्फियस। तो मॉर्फियस का मतलब क्या होता है? मॉर्फियस का मतलब होता है गॉड ऑफ ड्रीम्स, द गॉड, छोटा वाला गॉड होता है देवता, द गॉड हु शेप और ड्रीम्स। आपने मूवीज में देखा होगा, कुछ होने वाला होता है तो लड़की अच्छी है तो उसको सपने में दिख जाता है, ठीक है, तो मॉर्फियस का काम है वो दिखाता है। या फिर कुछ ऐसा है कि आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, बड़ा मन है करने का पर नहीं हो पा रहा है, तो वो सपने में हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये भी मॉर्फियस होता है, ये भी काम मॉर्फियस का होता है, ऐसा माइथोलॉजीज में माना जाता है। तो मॉर्फियस कौन होता है? द गॉड हु शेप आवर ड्रीम्स। इसके बाद वर्ड आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन आपने सुना होगा कॉमनली, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग, अ ड्रग दैट ऑल्टर ड्रीम्स। सपने बदल जाते हैं, कुछ का कुछ दिख जाता है, हेल्यूसिनेशन हो जाता है आपको ना। मॉर्फिन इज अ काइंड ऑफ ड्रग। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ये तो आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जब कंप्लीट चेंज हो जाता है किसी की फॉर्म और स्ट्रक्चर का। जैसे आप कह सकते हैं बटरफ्लाई को का जो बचपन होता है, कैटरपिलर को देख के आप ये नहीं कह सकते ना, आई नेवर न्यू दैट दिस अगली कैटरपिलर इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो दैट इज अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर। तो शेप, स्ट्रक्चर, ये सब बताता है मॉर्फ। पॉली, पॉली का मतलब होता है पॉलीमॉर्फ, कोई भी रूप ले लेता है वो, कोई भी स्ट्रक्चर में बन सकता है अपने आप को, दैट इज पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ का मतलब होता है हैविंग मल्टीपल शेप्स। और इसी तरीके से डायमॉर्फ का मतलब हैविंग टू शेप्स। तो पॉली जहां भी आता है, जहां भी वर्ड आपको पॉली मिल जाए, तो पॉली का मतलब जान जाइए क्या होता है? मैनी होता है। जहां भी वर्ब डी आई डाई मिल जाए, तो डाई का मतलब क्या होता है? टू से होता है। तो ये भी छोटे छोटे रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड के अंदर रूट वर्ड है जो आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो रूट वर्ड के अंदर रूट वर्ड है, ठीक है। अगला वर्ड आ जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक। अब मान लो कि आपने कोई आकृति देखी, रात का टाइम था, आप जंगल में से गुजर रहे थे, आपने देखी, आपको कुछ दिखा, प्रतिबिंब दिखा पहले, फिर आपने सच में उसे देखा, वो आपकी तरफ आया और भाग गया, आपने बिल्कुल साफ साफ देखा। आपने जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया, भाई मेरे को बड़ा खतरनाक जानवर दिखा है। तो कहा, सर भालू होगा। नहीं नहीं नहीं, भालू नहीं था वो। अरे सर टाइगर होगा। नहीं नहीं, टाइगर नहीं था। क्या था भाई, क्या देख लिया? बारहसिंगा था? अरे नहीं नहीं नहीं, इट वॉज समथिंग एंथ्रोपोमॉर्फिक। वो इंसान जैसा था, उसके हाथ थे, उसके पैर थे, उसका पेट था, मैंने देखा कुछ कुछ इंसानी शेप में था। तो मीन्स attributing to human shape या स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ शेप्स। अरे दो बार लिख दिया मॉर्फोलॉजी, चलो कोई बात नहीं, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्ड क्या? मॉर्फ। और मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर या चेंज। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे याद हो गए होंगे। समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द या खाज है तो पूछ लीजिए, फटाफट आगे बढ़े। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में थोड़ा दम दिखाना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है आज, सारे बना देने, ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे शाम को 7 बजे।
देख रहे हो, फिर तुम मेरे से बोलते हो हमें उल्टा मत बोलो। सर आप ये बोलते हो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है ट्यूब बेल, ये क्या होता है? बताओ यार, क्या करूं मैं? अपना सर फाड़ूं या इसका फाड़ूं? अबे ट्यूब वेल होता है वो, WELL वाला वेल। गाँव में लगे होते हैं, उसमें नहाते हैं, खेतों में पानी देने के काम आता है, वेल होता है वो। उसमें ये BELL बेल वाला वर्ड होता ही नहीं है। ये वो तुम्हारी बदतमीजी है ना कि तुम्हें वाह और बा में डिफरेंस ही नहीं पता है। परेशानी यह है कि अभी हिंदी ही बर्बाद है, अंग्रेजी का नंबर ही नहीं आया सही करने का, अभी तो हिंदी सही करनी। कोई तुमसे कहेगा वेजिटेबल को क्या कहते हैं, तो जानते हो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सब्जी। सब्जी नहीं होता भाई, सब्जी होता है, जी नुक्ता लगेगा जाके नीचे ना। तुमसे कोई कहेगा फल को क्या कहते हैं, ओ फ्रूट्स को क्या कहते हैं, तुम कहोगे फल। फल नहीं होता, यहाँ नुक्ता नहीं लगेगा, फाला फल होगा। इसी तरीके से ये ट्यूब बेल नहीं होता भाई मेरे, ट्यूब बेल नहीं होता, ये ट्यूब वेल होता है। गाँव में पानी देने के खेत में काम आता है, इसमें कूद के नहा भी सकते हैं। WELL वेल से बना है, वेल का मतलब कुआं होता है भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। अब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं अपनी भूल गया ना, तो मेरे को कोई और काम नहीं देगा, समझ रहे हो? तो रहम करो मेरे ऊपर भाई, ऐसे चीज़ें मत पूछो मेरे से। बेनिफिट का मीन्स क्या होता है? टू इम्प्रूव और इन्हांस। बताओ यार, दिल ही तोड़ देते हो तुम। थोड़ा फोबिया का एक बताएंगे? अपनी पुरानी क्लास देखो ना यार, रिवीजन भी तो मारो जिंदगी का। एंथ्रोपोमॉर्फिक की मैंने स्पेलिंग गलत किया, अभी देखते हैं यार। तो बेनिवोलेंट कौन होता है? बेनिवोलेंट होता है जेनरस एंड काइंड हार्टेड, ये भी आप कर चुके हैं मेरे साथ। ठीक है, एक बार मैं आपको वो कराया था ना आपको, BENE, बिनी। बिनी का मतलब क्या होता है? गुड से होता है। ये रूट वर्ड मैंने आपको कराया है या नहीं, यस या नो में बता दीजिए। एंथ्रोपोमॉर्फिक की स्पेलिंग दे। हाँ, TH रह गया इसमें, H लगा देते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक। हाँ जी, बिनी से वर्ड कराए नहीं कराए? तो चलो देख लेते हैं। तो इसी से हमारे पास वर्ड बनता है बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी। या आपने पीछे जो वर्ड देखा था एक बेनिफिट, वो तो आपने पीछे देख लिया है। बेनवोलेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन होते हैं? इन सब का मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट से होता है। तो बेनिफिशियल मतलब प्रॉफिटेबल। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब वो होता है जिसको मतलब जो किसी को फायदा पहुंचाने वाला है। तो बेनिफैक्टर बेसिकली आपका फ्रेंड होता है, फ्रेंड, या हु गिव्स यू एडवांटेज। ठीक है, तो जो आपको एडवांटेज दे या फिर कहीं ना कहीं कुछ आपको फायदा पहुंचाए, वो बेनिफैक्टर होता है, पहुंचाने वाला। बेनिफिशियरी कौन होता है? जो इन फायदों को उठाता है। जैसे जब भी आप क्या करते हैं ना, जब भी आप
कोई क्लास कर रहे होते हैं या कुछ भी, आप मान लीजिए बेनिफिशियरी, आप ऐसे समझ लीजिए जब भी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो वो आपसे पूछता है बेनिफिशियरी डिटेल्स, जिसको बेनिफिट होने वाला है उसकी डिटेल्स। बेनिफिशियरी मीन्स वन हु गेट्स द बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तो मैं कौन हुआ? मैं बेनिफैक्टर हुआ, आप बेनिफिशियरी हुए। आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तो मैं बेनिफिशियरी हो गया, तो जिसको मिल रहा है वो बेनिफिशियरी होता है, याद रखिएगा, है ना। बेनिवोलेंट कौन होता है? बिनी का मतलब है गुड, वोलेंट का मतलब होता है, मेल वोलेंट होता है जो अगेंस्ट जाता है, तो बेनिवोलेंट कौन होता है? जेनरस कह सकते हैं, जेनरस या काइंड, है ना, वही हमने यहाँ पे लिखा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अनकाइंड और क्रूअल के लिए इसका उल्टा वर्ड आता है, मेल वोलेंट। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। तो आज और बहुत सारे रूट वर्ड्स होते जा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ साथ। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स नहीं खोलेंगे यार, तुम बहुत बकवास करते हो, काम की कोई बात ही नहीं पूछते हो, घटिया एकदम स्पेलिंग लिखते हो, ऐसा लगता है फोर्थ क्लास के बच्चे पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी बड़ा आसान है, इसके लिए इतना लंबा पोल जाने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिशियल अभी हमने जाना, हेल्पफुल और एडवांटेजियस होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया। इसमें दो रूट वर्ड आ गए, एक ये वाला आ गया और एक आज जो तुमने करा है डिक्ट, ये भी आ गया, बेनेडिक्शन। तो भाई ये हो जाएगा बी। तो देखिए, जो वर्ड नहीं कराया था उस पर आप एकदम आ गए, देखिए, जबकि आपको दोनों रूट वर्ड पढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो यार। डिक्ट का मतलब क्या होता है? से या स्पीक। आप इस वर्ड को बहुत आसानी से कर सकते थे, से, स्पीक, राइट, ये तो बताया, ठीक है। और बिनी का मतलब बताया गुड, तो उसमें से ये तो अच्छा है नहीं, इसके लिए वर्ड आता है मेल डिक्शन। जब आप किसी को कुछ, मैल डिक्शन, जब आप किसी को कुछ गंदा बोलते हैं, कर्स कर देते हैं। और बेनेडिक्शन का मतलब बेसिकली होता है ब्लेसिंग। बेनेडिक्शन इज ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो यही हो गया रिलीजियल ब्लेसिंग और इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है किसी को जब आप बुलाते हैं, आत्मा को या किसी को ऐसे बुलाते हैं, दैट इज आत्मा, आत्मा बुला ली है, प्लानचेट कर दिया, इन्वोक कर लिया है, पूर्वजों को बुला लिया, एलियन बुला लिया, दैट इज इन्वोकेशन। अब फॉर्मल अपॉलजी और एडमिशन ऑफ गिल्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। सिर्फ डाउट पूछिए जेन्युइन, बाकी आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स खोल रहा हूँ, फिर बंद कर दूंगा अगर बकवास होगी तो। बेनेडिक्ट्री। वॉट डज बेनेडिक्ट्री मीन्स? बेनेडिक्ट्री का क्या मतलब होता है? करेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लेसिंग और गुड विशेस, ये हो जाएगा आंसर इसका, बी। ठीक है, बेनेडिक्ट्री। बेनेडिक्ट्री का मतलब
बेसिकली क्या होता है, जैसे इट वॉज अ बेनेडिक्टरी जेस्चर, आई सॉ हिम स्टैंडिंग इन अ बेनेडिक्टरी जेस्चर, वो इस तरीके से कोई खड़ा है, इस तरीके से कोई खड़ा है, कुछ मांग रहा है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड बेनेडिक्टरी जेस्चर्स। बेनेडिक्टरी का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लेसिंग, है ना, ब्लेसिंग से रिलेटेड, बेनेडिक्शन से रिलेटेड। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये तो करा हुआ है यार, ये तो बना दो फटाफट। पोल नहीं चल रहा है तो एक बार आप अपने पास आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट डज सरकमफेरेंस मीन्स, तो सरकमफेरेंस मैंने आपको बताया था, आपको पता भी था कि सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि होता है, परिधि। तो द लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, परिधि। भाई सरकमफेरेंस भी नहीं पता तुम्हें? चलो सरकमवेंट बताना जरा क्या होता है। तो क्वेश्चन कहता है सरकमवेंट मीन्स, तो सरकमवेंट का मतलब आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए वो आयरन मैन का एग्जाम्पल दिया था कि वो फंस गया था कहीं, और उसके पास जो चीज़ें थी उसी से उसने एक खतरनाक चीज़ बनाई और बना के वहीं से एस्केप कर गया। तो किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से, दुविधाओं से क्या करना, उनको बाईपास कर देना, ये अवॉइड कर देना, स्पेशली बाय क्लेवरनेस और डिसेप्शन, दिमाग लगा के किसी पहेली से, किसी मुसीबत से निकल के बाहर भाग जाना, दैट इज सरकमवेंट। हाँ तो शिवांगी, यू हैव टू सी द वेरी फर्स्ट क्लास, सबसे पहले जाओ, सबसे पहली क्लास देखो, उसमें मैंने सब बताया है। हाँ तो प्रॉब्लम होती है निशा, इसीलिए उसे बताया गया है, जिस चीज़ में हमें प्रॉब्लम होती है हम वो बार बार करते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। यही तरीका होता है प्रॉब्लम से फाइट करने का, जिस चीज़ में प्रॉब्लम है उसे बार बार करना है, वो ठीक हो जाती है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंस का मतलब होता है हालात। तो सराउंडिंग्स और कंडीशन इन विच समथिंग टेक्स प्लेस, हालात होते हैं सरकमस्टेंस। सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज सरकमस्क्राइब? इस सब का जवाब पहली क्लास में है। आपके जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, अभी कुछ दिन में बैच परचेज किया है या बैकलॉग है, गुरुजी जिनका बैकलॉग नहीं है, हाँ देखो वो 7 बजे वाली क्लास जो है ना, वो सिर्फ उनके लिए नहीं जिनका बैकलॉग है, जिनको ये लगता है कि मुझे तो ये आ गया है, वो उनके लिए भी है बेसिकली। और देखो जिनका बैकलॉग है ना, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं ना, मेरे को उन लोगों से कोई सिंपैथी नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता होता है ये ऑलरेडी लीग से बाहर है। ठीक है, मैं तुम्हें बड़ी कड़वी बात बोलता हूँ भाई, लेकिन जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब तुम एसएसबी में जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आदमी कड़वा था लेकिन था सच्चा। तो अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो तुम अभी दूर हो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन से, मैं तुम पे मेहनत नहीं करूंगा, मैं वो पढ़ा चुका हूँ,
वो लहर निकल गई है। मेरे साथ ऑलरेडी बच्चे हैं जो साथ साथ चल रहे हैं मेरे, है ना, जिनका बैकलॉग नहीं है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। यही बच्चे हैं जो रिजल्ट देते हैं, जिनके बैकलॉग है वो बैकलॉग में फंसे रहते हैं, वो उनका मोह माया में हो गया है। तो मैं ऐसा नहीं करता ना, मैं भी अपने बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देता हूँ। बहुत सारे मतलब ऐसा होता है ना कि क्लासेस छूट गई हैं, मैं ना बैकलॉग चल रहा है, मेरा नहीं होता है, मैं संडे में भी क्लास ले लेता हूँ। हर कभी भी मेरे को बैकलॉग नहीं चाहिए अपना, और इसी तरीके से मुझे वैसे ही स्टूडेंट्स चाहिए। अगर आप बैकलॉग लेके मेरे क्लास में आते हैं तो भाई मेरे, मैं तुम्हें क्यों, मैं देखो मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें कह के बेटा तेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, सब करा दूंगा, आगे हो जाएगा, ये सारी बातें मैं तुमसे कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें तुम्हें मैं बुरा भी नहीं लगूंगा, तुम कहोगे बड़ा अच्छा आदमी है यार, हमारा करा देगा वो मैं, लेकिन ना तुम्हें स्लो पॉइजन दे रहा हूँ, हर दिन जहर दे रहा हूँ। जब तुम कोई भी टेस्टी चीज़ खाते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जो भी तुम हाईली हेल्दी चीज़ें खाते हो ना, तो कहीं ना कहीं टेस्ट में तो अच्छी नहीं होती। जैसे आंवला हुआ, जैसे नीम हुआ, तुम्हारा प्रोटीन पाउडर हुआ, नाक बंद करके पीना पड़ता है। ठीक है, दवाइयाँ हुई, तो जो तुम्हारी सेहत को सही करता है ना, वो साला दर्द देता है। यही प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं इसलिए तुम्हें दर्द ज़्यादा देता हूँ। मैं काम करता हूँ तुम्हारे भविष्य पे, इसलिए मैं तुम्हें दर्द दूंगा, जिंदगी भर तुम्हें दर्द दूंगा। लेकिन भाई सब जानते हैं, जितना पेन सह सकूँ, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो ये बहुत सिंपल है। इसलिए आज की जो 7 बजे वाली क्लास है ना, वो बैकलॉग वाले आएंगे भी ना उसमें, तो उनको रिवीजन तो होगा, पर जाके उनको वो सब दोबारा देखना पड़ेगा। जुगाड़ से मैं काम नहीं करने दूंगा किसी को। और वो बच्चे आएंगे जिनका रिवीजन हो रखा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको समझ में आएगा कि जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनका बैकलॉग नहीं है, कि हाँ यार क्वेश्चन किस लेवल तक आ सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो ये सेशन सबका ध्यान रखते हुए दिया गया, और ऑफ कोर्स बैकलॉग वालों को तो पढ़ाने के लिए रखा ही गया है, तो उनको मैं पढ़ाऊंगा ही। लेकिन दिमाग में मैंने आपको बताया ना, ये फैक्ट मेरे यही है। हाँ, और ये मैंने पहले लेक्चर में भी तुम्हें बताया था यार, कि हमारे पास देखो, हमारे पास सीट्स भी कितने ही है ना, 5 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है ना, 5 लाख बच्चे में से हमारे पास कितना ही बच्चा एडमिशन ले लेगा। ठीक है, बहुत बच्चों ने मान लो एडमिशन ले लिया, पर उनमें से भी मुश्किल से हमारे पास होंगे 5,000 बच्चे, सारे बैच के मिला के, जो सीरियस होते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल बता रहा हूँ, जिनका आपस में कंपटीशन होता है, यही रैंक्स वगैरह आते हैं। इन्हीं 5,000 बच्चों में से मुश्किल से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, 2-2,500 3,000, जिनका रिटन क्लियर होता है। और उन्हीं में से 100 के आसपास हमारे पास हर साल आते हैं जो एसएसबी भी क्लियर कर पाते हैं। तो भाई हम तो शुरू से छटनी कर रहे होते हैं। तुम्हारा एक एसएसबी टाइप या तुम कुछ भी समझ लो, फिल्ट्रेशन तुम्हारा यहाँ भी चल रहा होता है। और ये सब हम सबको पता होता है, हम तुम्हें बोलते नहीं है, हमें पता होता है कि ये लाएगा। हम एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, तो भाई ये बच्चा लाएगा ना रैंक, हाँ सर ये बच्चा रैंक ला सकता है, हाँ सर ये है आपके बैच में पढ़ रहा है, हमारे बैच में पढ़ रहा है, ये आ रहा है, हाँ सर ये नंबर बनाता है। वी नो ईच अदर। अब जो बच्चे होते हैं वो सारे बैचेस में मशहूर होते हैं इस तरह के। ठीक है, वी नो कि हमारे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब जो बच्चा बैकलॉग को ही रो रहा है, अब देखो तुम खुद मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं यार तुमसे क्या इस उम्मीद रखूं। जो आदमी एनडीए करने आ रहा है उसको पता है एनडीए में अंग्रेजी कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएसबी में भी चाहिए, आगे कोर्स करने में भी चाहिए, एनडीए के दौरान पूरी अंग्रेजी अंग्रेजी चाहिए। वो रिपीट की स्पेलिंग आज तक सही नहीं लिख पाया, तो मेरा कैसे मन करेगा यार उसमें मेहनत करने की। अपने हिस्से का दम लगाओगे ना यार। ठीक है, द्रोणाचार्य तो उसको सिखाना नहीं चाह रहे थे, एकलव्य जो अर्जुन से बेहतरीन धनुर्धा था उस समय पे भी, उसको नहीं सिखाना चाह रहे थे। तो यार थोड़ा टीचर का भी मन होता है ना, हम भी वह दम वहां लगाते हैं जहां से दम आ रहा होता है बैक, नहीं तो कुछ होता नहीं है, फायदे नहीं है ना। भैंस के आगे रोए अपने भी नैन खोए। तो देखो सरकम स्क्राइब का क्या मतलब होता है। सरकम स्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज पे बंदिशें लगा देना। ठीक है, कि भाई इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, यू हैव टू सर्कमस्क्राइब द बजट। तो सर्कमस्क्राइब हम किसको कर सकते हैं, बजट को करते हैं। लिमिट लगा दी भाई, इतनी दे पाएंगे। सर्कमस्क्राइब द फंडिंग। ठीक है, फंडिंग पे। सर्कमस्क्राइब द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस पे हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, है ना। हर क्वेश्चन आसान नहीं होता भाई, बीच बीच में पटकियों वाले भी आ जाएंगे। सर्कमलोक्यूटरी। रॉन्ग हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं तो बार बार, मेरा एक डायलॉग तुम्हें नहीं पता, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए।
तो अगर क्वेश्चन ने तुम्हें सिखाया नहीं है तो सिखाएगा कैसे यार, गलत हो गई तो सिखाएगा। अब दोबारा पूछ लूंगा, ये क्वेश्चन बना दोगे ना, तो मतलब आ गया। गलत हुआ है तो उससे सीखा है, और सीखना इंपॉर्टेंट है यार। एग्जाम तक सीखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर यहां तुम करते जा रहे हो ना। तो व्हाट डज सर्कुलेटरी मीन? सर्कुलेटरी टिपिकली डिस्क्राइब, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, सर्कुलेटरी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी का मतलब होता है यूं 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 सर्किल में, तो द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू दी बॉडी, ये आप कह सकते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज का, ठीक है। यूं चलता है ना ब्लड, ब्रेन से जाता है पूरे, इसमें हार्ट पंप करता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं है। द लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सर्किट इन अ मीडियम, कोई मतलब नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। इंडिक तो कराया यार आज। राहुल भाई प्रीवियस की स्पेलिंग सही लिख ले यार, प्लीज। ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ, जो भी मेरा पुराना बच्चा है वो जानता है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। तो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिक्ट मीन्स, इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? एक्यूज, एक्यूज। भाई तू कॉपी में से देख के आंसर देगा ना राहुल, तो तेरा गलत ही होगा, समझ रहे हैं? मैं ऑप्शन बदल के चीजों को बदल देता हूँ। तो इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? इंडिक्ट का मतलब होता है एक्यूज फॉर्मरी ऑफ अ क्राइम। और ये देख ले भाई, PREVIOUS, ये स्पेलिंग होती है प्रीवियस की, ठीक है। बिना रोस्ट करे बता रहा हूँ, क्योंकि दया आ रही है तेरे पे, कुछ दिन का वैसी मेहमान है तू, मतलब NDA की जर्नी में। एक्यूज का मतलब आरोप देना है। लो भाई, ये तू कह रही है, ये तो आयरनी हो गई, मैंने कभी फालतू कमेंट नहीं किया। और अभी ये जो कमेंट किया, ये बड़ा बहुत शानदार कमेंट है ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कहीं इतिहास में कि रितु ने एक बार कमेंट किया था कि मैंने कभी फालतू कमेंट नहीं किया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम्हारा ना, तुम्हें कॉमन सेंस तुम्हारा हिला हुआ है। वॉट डस डिक्टम टिपिकली रेफर्स टू? डिक्टम का क्या मतलब होता है? डिक्टम का मतलब होता है फॉर्मल स्टेट और प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। फॉर्मल स्टेटमेंट है, आई नीड अ डिक्टम ऑन दिस, फॉर्मल स्टेटमेंट और प्रोनाउंसमेंट। मतलब किसी चीज के लिए आपने कहा भाई मुझे रिटर्न में चाहिए कोई चीज, आई नीड अ डिक्टम टू फॉर इट। मान लो तुम्हारी शादी हो रही, तुमसे कहा जा रहा है ठीक है भाई साहब आपको 5 किलो सोना दे देंगे, ठीक है, एक आपको बढ़िया गाड़ी वाड़ी सब दे देंगे, जो चाहिए दे देंगे, मकान वकान सब दे देंगे। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, आई नीड अ डिक्टम ऑन दैट, डिक्टम। लेकिन ज़िंदगी भर जैसे हमारी लड़की कहेगी वैसे जीना होगा। आप कह रहे हैं जी बिल्कुल सही है, पट्टा डाल सकती है आपकी लड़की मेरे गले में, अगर इतना दे रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, पट्टा डाल सकती है, ठीक है, वो भी चमड़े वाला, कोई दिक्कत नहीं है, चेन के साथ बांध के भी रख सकती है। लेकिन आई नीड दिस थिंग इन रिटन, डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है कि रिटन में। अगला वर्डिक्ट तो आपने किया है। ये सर यू टीच इन अ गुड मैनर। अबे यार तुम ना अपनी स्पेलिंग से मेरे को रोस्ट कर देते हो, मैनर की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा है यार। मत करना मेरी तारीफ, बस ABC लिखता रहे या स्माइली बनाते रहे, मत कर मेरी तारीफ यार। तुम्हारी गलत स्पेलिंग देख के मेरा दिल टूटता है, मैं सोच रहा हूँ यार ये कैसा बैच है, इसमें बच्चों को स्पेलिंग तक नहीं आती। वर्डिक्ट का क्या मतलब होता है? ये होता है, बताया था,
अरे यार बंद करो कमेंट। इंटरडिक्ट बताओ। तो इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरडिक्ट का अगर बिल्कुल एक बार में एक लाइन में मीनिंग बताऊं ना, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को बैन कर देना, या फिर प्रोहिबिट कर देना, मना हो जाना किसी चीज के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता है और आपको पटकी मिल जाती है। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा रखे हैं मैंने। डिक्टाफोन इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग स्पीच। पहले ज़माने में जब नया नया डिक्टाफोन निकला था ना, अब तो ये डिवाइस होता है डिक्टाफोन। इसमें क्या करते हैं कि आप बोल दीजिए, रिकॉर्ड करता है, बेसिकली एक तरह का रिकॉर्डर होता है। तो जब पहले निकला था तो उसका नाम डिक्टाफोन था, क्योंकि फ़ोन का मतलब साउंड से होता है और डिक्ट का मतलब लिखने से होता है, राइट या स्पीक। तो आप इसमें बोलेंगे रिकॉर्ड कर देगा, तो बिल्कुल नई चीज़ थी। बाद में इसको छोटा नाम दे दिया गया रिकॉर्डर। पहली ब्रांड भी जो थी ना रिकॉर्डर की, उसका नाम भी डिक्टाफोन था। जो सबसे पहली ब्रांड थी, रिकॉर्डर्स आते थे डिक्टाफोन के। अब ये वर्ड का मतलब ये हो गया। तो भैया आ जाएगा सी। आपका करा हुआ क्वेश्चन था ये। आज ही पढ़ाया है, आज ही करवाया है। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लगवा रहा हूँ आपको। मॉर्फोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ, द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट, इसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एमॉर्फस।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमॉर्फस? एमॉर्फस हमने बताया था भैया, आ लग जाता है जिसका कोई क्लियर शेप नहीं होता, वो एमॉर्फस कहलाता है। ठीक है, ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आज ही कराया। आ लग जाता है, एमॉर्फस कोई शेप वाला नहीं है। पॉली का मतलब बहुत सारे, तो कैन चेंज इन इट्स शेप, बहुत सारे वेरिएशंस में। जैसे इच्छाधारी नागिन होती थी, ठीक है, कुछ भी बन जाती थी यहाँ, तो दैट वो पॉलीमॉर्फ थी। एक बात और बता दूं, मैं यूट्यूब पे बहुत बेइज्जती करता हूँ मैं, बहुत तगड़ी वाली। तो वहाँ पे आके जब तुम मुझे बताओगे सर हम शौर्य 2.2 से हैं, सर हमें ये आता है सर ये, और तुमने आसान क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार। यूट्यूब से वीडियो कट भी जाता है, वायरल भी हो जाता है, ठीक है, किसी की बेइज्जती हो रही है, पता चले वो तुम ही थे, ठीक है। लेकिन कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ, जिसने ये वाले क्वेश्चंस जो आज मैं लेकर आ रहा हूँ 7 बजे वाले कर लिए, बना लिए, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम्हारे ये चैप्टर्स तैयार हो गए है ना। ये कौन से चैप्टर्स? टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आज के क्वेश्चंस बना दिए हैं तो समझ लो तैयार हो जाएंगे। सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी और स्ट्रक्चर। तो ये देख सकते हो कि अभी जो पढ़ा है तुमने लगभग 20%, वो तुम्हें आया है या नहीं आया। चलो ईडीएम बताओ, ये किक द बकेट का क्या मतलब होता है? देखो पहले ज़माने में क्या होता था ना कि बहुत सारे लोग, अभी भी होता है, तुमने सुना होगा कोई बात जो है बाथरूम में गिर के मर गया, ठीक है, उस पर तुम्हें याद रखना है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब है बहुत मुमकिन होता था ना कि बाथरूम में गिर के लोग मर जाते थे। किक द बकेट मीन्स टू डाई, ठीक है, हाँ, टू अचीव सक्सेस नहीं होता, लॉर्ड नाइज नहीं होता है, हमेशा तुक्का नहीं बढ़ाने होते, स्पेसिफिक है इसलिए अलग से बता रहा हूँ। किक द बकेट मीन्स टू डाई, ठीक है, मतलब ये स्लैंग वे में कहते हैं, अरे मर गया, निकल लिया, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, अरे निकल लिया वो, अरे उसके दिन पूरे हो गए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ स्लैंग कहने का। तो मज़े मज़े में मजाक कर रहे हैं या किसी में हम बता रहे हैं अरे वो तो निकल लिया, अरे वो तो मर गया, अरे हिटलर तो कब का है ना पिल गया, ऐसा कुछ भी तुम्हें कोई वर्ड ऐसा यूज़ करना है तो दैट इज किक द बकेट, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। कोल्ड फीट, कोल्ड फीट क्या होता है? जैसे द फ्रेज कोल्ड फीट सजेस्ट दैट समवन इज, मान लीजिए आप पहुंचे हैं किसी इंटरव्यू में, इंटरव्यू में पहुंचे, तैयारी व्यारी से पहुंचे, एसएसबी में पहुंचे, पर पता नहीं क्या हो गया, हालत ख़राब हो रही है, जो बोलना आता था वो भी नहीं बोल पा रहे हो, जितनी अंग्रेजी सीखी थी, जितनी प्रैक्टिस करी थी 4-5 बार, जीडी की वीडी की, कुछ नहीं हो पा रहा है, एक्सपीरियंसिंग फियर और हेसिटेशन, है ना, नर्वस हो जाना, तो ट्रू टू गेट नर्वस। अगला क्वेश्चन है जंप ऑन द बैंड वैगन।
भाई साहब क्वेश्चन कहता है जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कि मान लो जैसे अभी तुमने कुछ दिन पहले देखा था कि वो चल रहा था कि लोग अपने फोटो डाल रहे थे, एनीमे टाइप का फोटो, पता नहीं उसका क्या नाम स्पेसिफिक इन्होंने दिया था ना, वो करना। या फिर थार आई मार्केट में, थार, सब थार खरीद रहे हैं टशन जमाने के लिए, तुमने भी खरीदी थार, तो यू आर बेसिकली डूइंग जंपिंग ऑन दी बैंड वैगन। या फिर सबको आजकल आईफोन चाहिए यार, तो तुमने भी आईफोन खरीदा है, ठीक है। तो ये कौन लोग होते हैं, इनको ट्रेंड के हिसाब से चलना होता है, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है जिम जाने का, तुमने भी जिम जाना शुरू करा। तो ये अल्टीमेटली जैसे न्यू ईयर पे होता है, मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता हूँ, इस साल मैं वेट कम कर लूंगा, न्यू ईयर पे जिम भर जाते हैं, क्यों, पीपल ज्वाइन जंप ऑन दी बैंड वैगन। तो जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब क्या होता है कि वो बैंड वैगन चल रहा है, बैंड बजाता हुआ वैगन, वैगन का मतलब होता है सवारी व्हीकल। तो सवारी चल रही है बैंड बाजे वाली, टिक 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 टिक, तुमने भी आज दिखते 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 किसी की भी बारात जा रही है, तुम नाच रहे हो, तुम्हें मतलब नहीं है बारात किसकी, तुम्हें नाचने मिल रहा है, तो ऐसे लोग होते हैं क्या, जंपिंग ऑन दी बैंड वैगन। तो ये थी भाई आज की क्लास। एक और बचा है, चलो ये भी लगा दो, बर्न ब्रिजेस। वंस मोर क्या है, अभी तुम्हें बहुत बार मिलेगा, मैं क्लास में कुछ भी कर देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो बर्न ब्रिजेस क्या होता है, बर्न ब्रिजेस का मतलब है ये, भाई किसी से बिल्कुल तुमने ऐसा रास्ता काटा है कि अब तुम्हारे करीब ही नहीं आ सकता ये। कहने का मतलब है कि हुआ क्या कि तुम इससे कह रही हो कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, ठीक है, तुम नहीं, पर तुम मेरे से 5 दिन से तो बात करनी थी, तुमने मेरे को बताया भी था कि तुम अच्छे लगते हो मुझे। हाँ अच्छे लगते था, मैं तुम्हें अच्छा लगता था, लगती थी, मतलब लड़की कह रही है कि तुम मुझे अच्छे लगते थे, पर मैंने वक्त के साथ जो तुम्हारा कंजरपन देखा, तुम्हारी बदतमीजी देखी, तुम मेरे से कभी लोकेशन मांग रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं करने दे रहे हो। बात हुई थी कि सिर्फ पढ़ाई की बात होगी और कुछ बात नहीं होगी, पढ़ाई को छोड़ के तू सारी बात कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं परेशान हूँ। भाई नहीं हो सकता। अरे नहीं एक्चुअली तुम समझो ना, तुम मुझे मेरे को मन में ये होता है, तुम, लड़की ने हर तरीके से मना कर दिया, ये नहीं मान रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई लड़की। मैंने कहा क्या करूं, लड़की को याद आया इसकी मम्मी का भी तो नंबर था मेरे पास, उसने सारी चैट के तुम्हारा लड़का देखो कैसा मारा जा रहा है मेरे लिए, चैट लड़के को भेज दी, मम्मी की, मम्मी को भेज दी, पापा को भी भेज दी, स्क्रीनशॉट लेके धपाधप चैट पहुंच गई। ठीक है, अब जो आया है, और जो पापा ने बेल्ट निकाली है, समझ रहे हो, और इसकी कमर पे जो बेल्ट की ब्रांड छपी है, और मम्मी की चप्पल, और गंदे गंदे ताने, और मम्मी ने मामा जी को भी बता दिया, और पापा ने ताऊ जी को भी बता दिया। अरे ये कुछ नहीं करेगा भाई साहब, कुछ नहीं करेगा ये, इसकी तो हरकतें हमको आपको बता नहीं सकते, और ये कहते कहते बता दिया, समझ रहे हो। तो तुम्हें जिंदगी में आप तुम इस लड़की को मैसेज नहीं करोगे। क्या कर दिया लड़की ने, बर्न ब्रिजेस, वो पुल ही बना दिया, जला दिया वो पुल, जिस पुल पे तुम अपनी आशिकी सजा रहे थे, लड़की ने पुल जला दिया। इसे कहते हैं बर्न ब्रिजेस, हमेशा के लिए नाता कट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो भाई, अब हम जरा बात कर लेते हैं डीपीपी की, आसान डीपीपी थी। अब देखो यार, वोक इन थर्ड फॉर्म है, सीधे थोड़ी लगेगी, क्वेश्चन देखते ही खत्म हो रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन देखते ही खत्म, क्योंकि देखो ये देखा आपने और आपने देखा सिंग्ड कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में, वर्ड ही नहीं बता, वर्ड होता है सिंग, स्वंग, स्वंग, यही सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म है। बोला था ना वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, कहीं भी फंस जाएगा, जो मैंने वर्ड कहे हैं उन्हीं से क्वेश्चंस फंसेंगे। दे फाइनली डिड व्हाट वी एडवाइस, नाउन होता है, ADVISE वाला ये वर्ब होता है भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। आई विश, जब भी तुम विश करते हो यार, है ना, अब विश के बारे में एक बात है, अगर ये विश तुमने पास्ट में, पास्ट रिग्रेट के लिए है, ठीक है, पास्ट रिग्रेट के लिए है, तो इससे तुम
पास्ट परफेक्ट में बना दोगे। ठीक है, तो आई विश आई हैड हैड या आई हैड गॉट मोर फ्रेंड्स इन दिस कॉलोनी। ठीक है, अगर तुम्हारी ये पास्ट की विश है, पर ये पास्ट की विश नहीं है, ये विश अभी की है। अगर ये विश प्रेजेंट की हो जाती है, अगर विश प्रेजेंट की विश है, तो याद रखना भाई इसमें तुम क्या यूज करते हो, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हो। तो यहां पे आप हैव की जगह बस हैड कर देंगे, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बाबू। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही बिकेम, एक लड़का कह रहा है, अरे भाई मजाक वाली बात थी यार, एक लड़का कह रहा है यू विल बियर एक्सटेंशियल क्राइसिस। अबे तुम भी तो उसके लिए ये कर रहे थे, तुम भी तो सोचो, तुम ये क्यों सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा कर दिया मैं बदला लूंगा, दुर्योधन क्यों बन रहे हो यार, गलती तो तुम्हारी थी ना। वो लड़की जब मना कर रही है, कंसेंट नाम की चीज होती है ना, उसने कह दिया ना भाई मत करे मैसेज, तुम खुद इतने जलील हो। इतनी बार जब उसने तुमसे मना कर दिया यार, तो अपना वकार रखो, अपना स्वाभिमान रखो, ईगो पे मत लेके जाओ। एक बड़े बहुत शानदार बात बताऊं, लोगों को पता नहीं होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होती, ईगो और सेल्फ स्टीम जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक लेक्चर को देने के लिए ना 70,000 रुपये लेता था मैं एक दिन के, मतलब एक दिन के नहीं, 2 3 4 दिन के 70,000 रुपये लेता था। जवानी की बात है मेरी, हो गए इस बात को 7 8 साल। तो जब मैं इन सब चीज़ों पे बात करता था, ट्रेनर था मैं ना, बिहेवियरल ट्रेनर बोलते हैं इनको। तो ईगो और सेल्फ स्टीम पे एक लेक्चर होता था मेरा, वो लेक्चर बहुत बहुत दूर से भी आया करते थे लोग देखने। खैर अभी फिलहाल तुम्हारे लिए इसको मैं बहुत शॉर्ट में एक लाइन में बताता हूँ, सेल्फ स्टीम और ईगो में डिफरेंस। तुम समझ पाओगे कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान है और कहाँ तुम्हारी घमंड है। ये घमंड है, ईगो घमंड होता है। घमंड किसी का नहीं चला, राक्षस चाहे कितने ताकतवर हो जाए, कुछ हो जाए, घमंड नहीं चलेगा। सेल्फ स्टीम ये स्वाभिमान है, ये सबका था, कृष्ण का भी था, सबका था। तो जरा समझना है हमें सेल्फ स्टीम और ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है, हाउ आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी मी एंड ट्रीट मी अल्टीमेटली। इसकी और भी डेफिनेशन होती है, गहराई में हम नहीं जा रहे, शॉर्ट में बता रहा हूं, बात आ गई तो। हाउ आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी मी एंड ट्रीट मी, मैं क्या चाहता हूं दुनिया मुझे कैसे देखे, लोग मुझे कैसे देखें, ये ईगो होती है। ठीक है, जैसे मैं कहीं गया, मैं चाहता हूँ यार मेरे लिए तो कुर्सी रखनी चाहिए, चेयर आनी चाहिए, मैं ज़मीन पे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं टाइगर सर हूँ, ये मेरी ईगो है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि मतलब जहाँ मैं दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी इज्जत करें, ठीक है, जहाँ मैं दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे बढ़िया से ट्रीट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, रिक्शा वाले ने ठोक दिया, मैं रिक्शा वाला, इसकी औकात, मेरी गाड़ी 40 लाख की, रिक्शा वाले ने ठोक दी, अभी बताता हूँ उसको, दैट इज ईगो। ठीक है, सेल्फ स्टीम क्या होती है, हाउ यू सी योर सेल्फ, तुम अपने आप को कैसे देखते हो। सवाल वही है, तुम गए कहीं पे, किसी ने तुम्हें चेयर नहीं दी, तुम जमीन में बैठ गए। ठीक है, क्यों, धरती मेरी माँ है, मैं एक फौजी भी तो हूं। एट द सेम टाइम क्या बुराई हो गई जमीन में बैठने पे, क्या हो गया, क्या मेरी पीएचडी की डिग्री छिन गई, क्या अब मैं कभी जिंदगी में अंग्रेजी पढ़ा नहीं पाऊंगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये मेरी सेल्फ स्टीम है, तुम मुझसे नहीं छीन सकते, तुम मुझे सम्मान दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपने आप को सम्मानित कर रखा है, ये होती है मेरी सेल्फ स्टीम। समझे। इसी तरीके से तुम्हारी गाड़ी में ठोका, रिक्शा वाले ने ठोका, ठीक है, तुम बाहर निकले, अबे तुमने क्या, इसको तो टायर ही टेढ़ा हो गया, भला से तुम्हारा एक इंडिकेटर भी टूटा है, और तो जो तुम्हारा इंडिकेटर टूटा है वो इंडिकेटर तुम्हें पता है 1500 2000 का इंडिकेटर पड़ेगा, फिर भी तुमने 1000 रुपये इसके हाथ पे रखे रिक्शा वाले के। क्यों, मैं अमीर हूँ, गाड़ी मेरी है 40 लाख की, ये तो बेचारा 4000 5000 की रिक्शा चला रहा है, ये कैसे करेगा। चल क्या याद रखेगा, किसी रईस से पाला पड़ा था, क्योंकि मैं अपने आप को रईस देखता हूँ। मैं चिंदी चोर हूंगा तो लड़ूंगा, दिल बड़ा रखूंगा, 1000 रुपये उसे दूंगा, कोई बात नहीं भैया ध्यान से चलाया करो यार, चोट तो नहीं लगी तुम्हें, तो रखो 1000 रुपये। ये होती है सेल्फ स्टीम। तो याद रखना, ईगो को हर दिन मानना है और सेल्फ स्टीम को बढ़ाना है। जिसके अंदर ईगो ज्यादा होती है उसकी सेल्फ स्टीम बहुत कम होती है, जिसकी ईगो कम होती है उसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो सेल्फ स्टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और ईगो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। होगी जरूर आपके अंदर, जितनी कम करेंगे उतना बढ़िया है, जितनी सेल्फ स्टीम बढ़ाएंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही बिकेम, सिंस के साथ बताया था,
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, सब कराया है तुम्हें, डीपीपी में भी क्वेश्चन कराया है। अगला देख लो भाई, द मिनिस्टर रीच देयर बिफोर द प्रोग्राम, द मिनिस्टर पहुंचने से पहले, तो मिनिस्टर हैड रीच्ड हो जाएगा, है ना, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्रोग्राम एंड होने से पहले। द एम्प्टी टेक्स्ट सजेस्ट दैट शी हैड ऑलरेडी गॉन होम, अगर ये पास्ट इंडेफिनेट है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच हैड एंडेड, मैच खत्म हो चुका था, ठीक है, बाय रीच्ड है ना, ये देखो ये पास्ट है, रीच है तो ये हैड एंडेड, सी इज द करेक्ट आंसर। बाय द टाइम ही वेक्स अप द सन विल हैव राइजन, सूरज उग चुका होगा, जब तक वो पहुंचेगा सूरज उग चुका होगा। सर ये क्या सिखा दिया आज आपने, क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा जी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वही सिखाता हूँ जो मैं किताबें किताबें पढ़ी है ना, कोशिश करता हूँ इसे सारांश में, एक लाइन में तुम्हें मजा आता है ना तो एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ एज सून। पर मैं हमेशा तुमसे ये कहूँगा, पढ़ो, खुद जरूर पढ़ो जाके। और कोई भी अगर तुमसे जीवन में कहे ना अपनी ईगो रखो, तो उसको बताओ कि ईगो नहीं, सेल्फ स्टीम रखनी होती है, ईगो झाड़नी होती है, हटानी होती है अपने से, ईगो हटानी है, ईगो बुरी चीज़ है, सेल्फ स्टीम, है ना। जैसे कोई बंदा तुम्हें चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए मत डरो उससे, ये तुम्हें पेल देगा, ठीक है, तो तुम मना कर रहे हैं तो उससे नहीं लड़ूंगा, ये तुम्हारी ईगो है, तुम सोच रहे हो लोग मेरे आसपास क्या क्या सोचेंगे। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि मुझे नींद कैसे आएगी, इसने मेरे को चैलेंज कर दिया पर मैं तो फाइटर हूं, नींद कैसे आएगी यार, अपने आप को मैं क्या देखता हूं, इसका मतलब मैं डर गया, इससे नहीं लड़ूंगा, लड़ो, वॉरियर की तरह लड़ो, यकीन जानो फोड़ दोगे जब तुम स्वाभिमान के लिए लड़ोगे। तो हमेशा याद रखो, स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है और ईगो बहुत ही घटिया चीज है। तो भाई, एज सून एज द मूवी स्टार्ट्स द लाइट विल बी स्विच्ड ऑफ, ए इज द करेक्ट। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई मील, जब मैं अपना फिनिश कर चुका था मील, द पावर सप्लाई फील्ड, सब आसान क्वेश्चन थे। विक्टम ने हमें बताने की कोशिश करी, पास्ट हो जाएगा तो ये भी तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग होगा यार, ये क्वेश्चन तो कई बार कर लिए, टाइम मेंशन है तो हैव बीन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक हिज प्रॉपर्टी ही हैड मेड, जो उसने वादे किए थे। तो ये दोनों बातें तो एक ही टाइम की है, लेकिन वादे उसने पहले किए थे, जो ज्यादा पुरानी बात है वो पास्ट परफेक्ट में आएगी। वी आर मीटिंग द डायरेक्टर एट 10 AM टुमारो, वी आर मीटिंग डायरेक्टर, ये वैसे सीख है, सो डोंट बी लेट, ये आप कह सकते हो, क्योंकि क्या है ना, आप प्रेजेंट से भी इन सेंटेंस को बना सकते हो, पर ज्यादा बढ़िया विल बी मीटिंग होगा। तो इसमें दोनों आंसर सही होंगे, ए भी ठीक होगा और डी भी ठीक होगा, ए डी कोई भी लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अला फॉलिएबल, फॉलिएबल का उल्टा बताना ना, परफेक्ट हो जाएगा डी। अगर इसका सिनोनिम पूछा है तो ये एरिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, वेग होता है धुंधला, तो ऑब्सक्योर उसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, कॉन्सेंशियसली का मतलब होता है, मतलब ये इसका सिनोनिम हो गया, क्योंकि इसका मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। कॉन्शियसनेस क्या होती है, जमीर होता है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। आई इंसिडेंटल, इंसिडेंटल जो अपने आप हो गया, तो सेरेंडिपिशियस लक से हुआ, ठीक है, लक से, सी सिनोनिम बताने थे इसमें। डिसडेनफुल हेटफुल होता है, तो डिसडेनफुल ये बी इसका आंसर हो गया, अगर सिनोनिम बताना था। एंटोनिम बताना था तो ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम बताने तो फटाफट इसके एंटोनिम करा देता हूं। तो ये था फॉलिएबल, फॉलिएबल का मतलब है जो एक दिन मरेंगे, मॉर्टल इसका सिनोनिम हो जाएगा, मॉर्टल इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा परफेक्ट, एंटोनिम, डी इज द करेक्ट आंसर ना। वेक का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा बताना ना,
वेग का उल्टा हो जाएगा प्रिसाइज, सी। और कॉन्सेंशियसली का केयरलेसली, बी इज द करेक्ट आंसर। और इंसिडेंटल का, ये मैंने इसका सिनोनिम ही बताया था और इसका भी सिनोनिम ही बताया है। अच्छा, एंटोनिम बताया इसका, इसका एंटोनिम बताना है। सो दीज एक्सरसाइज द वर्क ऑफ अ फायर फाइटर। इंसिडेंटल का मतलब होता है जो होंगे ही, मतलब असेंशियल, काफ़ी हद तक सिनोनिम है। तो बाय लक यही वाला होना चाहिए, सी। उल्टा डिसग्रेसफुल का उल्टा इरेवरेंशियल, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आज आपने मेरे साथ पढ़े कई सारे रूट वर्ड्स, और मुझे उम्मीद है कि आपने इनको नोट किया होगा, आपका वोकैब रजिस्टर स्ट्रांग हुआ होगा, आप रीडिंग कर रहे होंगे और मेरा दिया हुआ शेड्यूल भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज आपको आपकी औकात पता चलने वाली है। कब? शाम को 7 बजे। एक बात और मैं और बता दूं इसमें, इस ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने रीडिंग बेस्ड रखे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग जिसने नहीं करी है वो कैसे मुंह के बल गिरता है। तो आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है, बहुत कुछ राज उसमें खुलने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे अभी 7 बजे वाली क्लास के लिए भी कमर कसनी है। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक बार तुम्हारे ये और देख लो। थैंक यू सर, बैकलॉग नहीं है बट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं सर। आई एम का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन होता है, ए एम। हाँ, क्वेश्चन नहीं बनते तो नहीं बनेंगे, मैंने बताया ना, दुल्हन वही जो पोया मन भाई, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए, तो सीखो। आज भी नहीं बनाने दूंगा मैं तो यूट्यूब पे क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हें बनवाना बड़ा आसान है, अगर सोचो मैं क्वेश्चंस को आसान कर दूं तो बना लोगे ना, जैसे आज रूट वर्ड के बहुत सारे बच्चों ने बना लिए ना। तो कभी ये मत सोचो यार क्वेश्चन नहीं बन रहे, कॉन्सेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, लगाओ क्वेश्चन। नहीं बन रहे तो बनाओ, यही तो काम है ना तुम्हारा, यही तो काम है, बनते बनते आएंगे। अगर क्वेश्चन इसलिए नहीं बना कि तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं था, तो पढ़ना है। अगर क्वेश्चन इसलिए नहीं बना, आता था पर तब भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब जानते हो क्या? लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, ये बात समझो, ऐसा नहीं है कोई इंजेक्शन है मेरे पास तुम्हारे लगा दूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आता है तभी भी नहीं हो रहा तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर महाभारत में कर्ण है, अच्छी बात है भाई। चलो, तो लीडर्स डैशबोर्ड देख लें एक बार। लीडर्स डैशबोर्ड ये रहा। तो आज ओवरऑल स्कोर, ओ भाई श्रीशंत अवस्थी ने, देख रहे हो 24 में 24, और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। ओ भाई साहब, कार्तिक, स्वाति, कोमल, अभिषेक, अरे भाई लूट लियो तुम तो। लक्ष्मीकांत, नवरूप, श्रेयांशु, राहुल, ईशान, डबल पप्पी दी यार मैंने तुम्हें लाइव सेशन में, जबरदस्त परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहना। आज को थोड़ा सा सेशन भी वैसे आसान था, क्योंकि टफ सेशन शाम को 7 बजे आना है। तो अगर दम है तो आओ, और शाम को 7 बजे देखते हैं कि तुम क्या, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 65 क्वेश्चन है, 60 to 65 क्वेश्चन है। तो क्या इन 65 क्वेश्चन में तुम 50 भी ला सकते हो? ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एट 7 PM। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।